इमेजिन करिए कि नरेंद्र मोदी एक आर्टिकल पब्लिश करते हैं इंडिया और पाकिस्तान के जॉइंट हिस्ट्री के बारे में और कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान को एक हो जाना चाहिए। तो इसके दो रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं। पहला कि वो एक पीसफुल ट्रीटी चाहते हैं और दूसरा कि वो कोई पीसफुल ट्रीटी नहीं चाहते हैं, वो बहुत ही डेंजरस काम करने जा रहे हैं एंड दैट इज टू इन्वेड पाकिस्तान। ये तो सिर्फ एक स्टोरी बना दी मैंने, बट ये एक्चुअली में हो रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच। जुलाई 2021 व्लादिमीर पुतिन एक आर्टिकल पब्लिश करते हैं और कहते हैं कि रशियन और यूक्रेनियन पीपल एक समय में एक ही लोग थे। और ये कोई छोटा मोटा आर्टिकल नहीं है, ये बहुत ही लंबा आर्टिकल है जो आज भी रशिया के प्रेसिडेंशियल वेबसाइट पर मौजूद है। और अगर आप रीसेंट डेवलपमेंट को देखेंगे तो आपको ये विश्वास हो जाएगा कि व्लादिमीर पुतिन मजाक नहीं कर रहे थे, वो बहुत ही सीरियस थे। आज करीब 1,30,000 रशियन ट्रूप्स यूक्रेन के बॉर्डर पर तैनात है और व्लादिमीर पुतिन ने धमकी दी है कि अगर यूएस और यूरोपियन कंट्रीज ने रेड लाइन क्रॉस किया तो वो किसी भी वक्त यूक्रेन को इन्वेड कर देंगे। पर ये सब तो आपने न्यूज चैनल्स में देखा, बट हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि आखिरकार रशिया और यूक्रेन इस स्थिति में आया क्यों, इस सिचुएशन में आया क्यों। तो देखते रहिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए। Dramatic acceleration of Russian forces at Ukraine's border. This is probably the most dangerous moment. We are in the window when an invasion could begin at any time, should Vladimir Putin decide to order it. नमस्कार, मैं हूं अभिजीत पांडे और आप देख रहे हैं द एपी शो। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि यूक्रेन की हिस्ट्री क्या थी। तो यूक्रेन एक समय पर यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन का एक पार्ट था। इसमें करीब 15 नेशंस थे जो यूएस के खिलाफ और यूरोपियन कंट्रीज के खिलाफ कोल्ड वॉर लड़ रहे थे। कोल्ड वॉर एक ऐसा समय था जहां पे यूएस एक साइड पर, यूएसएसआर एक साइड पर लगभग हर फील्ड में लड़ रहे थे, वो चाहे इकोनॉमी हो, मिलिट्री हो, चेस हो या स्पेस हो। और क्योंकि यूक्रेन उन कंट्रीज से लगा हुआ था जो यूरोपियन कंट्रीज के सपोर्ट में थे, इसीलिए यूएसएसआर ने यूक्रेन में न्यूक्लियर वेपन्स इंस्टॉल किए। बट 1991 में एक ऐसा इवेंट होता है जो पूरी कोल्ड वॉर की ट्रेजेक्टरी को चेंज कर देता है और वो है सोवियत यूनियन का कोलैप्स होना। सोवियत यूनियन कोलैप्स होता है जिसकी वजह से 15 नए देश बनते हैं और जब ये होता है तो यूक्रेन के पास दुनिया में सबसे थर्ड लार्जेस्ट नंबर्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स होता है। तो यूक्रेन ने इन सारे न्यूक्लियर वेपन्स का किया क्या? तो रशिया ने कहा कि तुम वो सारी न्यूक्लियर वेपन्स हमें दे दो और उसके बदले हम तुम्हें इकोनॉमिक एड और दूसरे देशों के खिलाफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। और ये अरेंजमेंट 10-15 साल तक चला भी, बट उसके बाद रशिया अपना इन्फ्लुएंस जमाने लगा यूक्रेन पर, जैसे कि बहुत सारे प्रो रशियंस लीडर्स को प्रमोट करने लगा, जैसे कि ये व्यक्ति जिसने बहुत सारे प्रो रशियंस पॉलिसीज इंट्रोड्यूस किए यूक्रेन में, जैसे कि रशियन लैंग्वेज को यूक्रेनियन स्टेट लैंग्वेज का दर्जा देना। इसके खिलाफ बहुत सारे यूक्रेनियंस ने प्रोटेस्ट भी किया और ये प्रोटेस्ट सेंट्रल और वेस्टर्न रीजन में चले, जहां के लोग ये मानते थे कि उनकी आइडेंटिटी बिल्कुल ही अलग है रशियन से। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था ईस्टर्न रीजन में। वो लोग ऐसा मानते थे कि वो रशियंस की तरह ही है। जैसा कि आप ये मैप देख सकते हैं जिसमें यूक्रेन की ईस्टर्न पॉपुलेशन रशियन आइडियोलॉजी को बिलीव करती है। इसी रीजन में एक स्टेट था जिसका नाम था क्रीमिया, जिसे रशिया ने 2014 में इन्वेड कर लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि रशिया ने सब फोर्सफुली किया। कई रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग क्रीमियन पीपल एक्चुअली चाहते थे रशियंस का बनना, बट वेस्टर्न पॉपुलेशन जो रशियन आइडियोलॉजी को बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे, वो एक्चुअली उनको ये रियलाइज हुआ कि उनका जो डिसीजन था न्यूक्लियर वेपन्स को वापस करना, वो गलत था। और अब क्योंकि रशिया क्रीमिया को इन्वेड कर चुका था, तो उन्हें रियलाइज हुआ कि अब हमें मदद मांगनी होगी दूसरे देशों से अपने आप को सिक्योर करने के लिए। और तब यूक्रेन ज्वाइन करता है नाटो। नाटो को फॉर्म किया गया था 1949 में यूएस और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज द्वारा सोवियत यूनियन के एग्रेशन को काउंटर करने के लिए। करेंटली नाटो में 30 कंट्रीज हैं जिनमें यूएस, यूके, फ्रांस जैसे बड़े बड़े देश हैं। यूक्रेन भी चाहता है कि वो नाटो का मेंबर बने, बट रशिया ये बिल्कुल भी नहीं चाहता। क्यों? तो रशिया ये मानता है कि अगर यूक्रेन नाटो ज्वाइन करता है तो वो ऐसा कुछ होगा कि अपने दुश्मन को पड़ोसी बनाना। तो यूक्रेन का नाटो ज्वाइन करना इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? तो ऐसा इसलिए है बिकॉज नाटो की ट्रीटी में एक आर्टिकल 5 है जो बेसिकली एक साइंड कमिटमेंट है, जो कहता है कि अगर किसी नाटो कंट्री पर अगर अटैक होता है तो सभी नाटो मेंबर्स, सभी नाटो कंट्रीज उस देश के सपोर्ट में आएंगी। तो अगर यूक्रेन नाटो ज्वाइन कर लेता है और रशिया उस पर अटैक करता है तो ऑलमोस्ट 30 कंट्रीज को रशिया के खिलाफ लड़ना होगा यूक्रेन को बचाने के लिए।
अब चाहे यूक्रेन के लोग चाहते हो कि यूक्रेन नाटो का पार्ट बने, बट एक व्यक्ति है जो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता, और वो है व्लादिमीर पुतिन। और इसके पीछे कारण है क्योंकि पुतिन आज भी ये चाहते हैं कि रशिया उतना ही महान बने जितना कि सोवियत यूनियन था। वो रशिया के हिस्ट्री से बहुत ही ऑब्सेस्ड है। इवन मार्क गैलियोटी, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज में एक प्रोफेसर है, उनका ये मानना है कि ये लड़ाई पुतिन और उनके जैसे कुछ लोगों की है जो सोवियत यूनियन के समय में बड़े हुए हैं, और जिनका ये मानना है, जो अभी बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि सोवियत यूनियन एग्जिस्ट नहीं करता। प्रोफेसर कहते हैं कि पुतिन ये मानते हैं कि यूक्रेन सोवियत यूनियन का एक ऐसा भाग था जो रशिया के अंदर आना ही होगा। अब ये है कि रशिया अभी क्यों इन्वेड करना चाहता है, तो इसके दो रीजंस हो सकते हैं। पहला, यूक्रेन के प्रेसिडेंट, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की 2019 में इलेक्ट हुए थे। वो एक एंटी रशियन है जिन्होंने बहुत सारे प्रो रशियन लीडर्स और बिजनेसमैन को अटैक किया है अपने टेन्योर के दौरान। दूसरा ये हो सकता है कि पुतिन शायद ये मानते हो कि अभी यूएस और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज इस हालत में नहीं है कि वो रशिया से फाइट में पड़े। पुतिन शायद ये मानते हैं कि जिस तरह यूएस अफगानिस्तान से विद्रॉ किया है, वहां की कोविड सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन, इसका मतलब यही है कि यूएस ज्यादा फाइट में नहीं पड़ने वाला रशिया से। इसके अलावा दूसरी यूरोपियन कंट्रीज की हालत भी ऐसी ही है। जर्मनी में एंजेला मार्केल प्रेसिडेंट नहीं है, यूके ब्रेक्सिट से परेशान है, फ्रांस में नेक्स्ट ईयर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि रशिया यूक्रेन पर इन्वेड कर लेगा? इसकी भी कोई गारंटी नहीं। हमें यह समझना चाहिए कि व्लादिमीर पुतिन कोई बेवकूफ नहीं है। वो ये जानते हैं कि यूक्रेन का फुल स्केल इन्वेजन का भारी नुकसान रशिया को चुकाना होगा। प्लस वो ये भी जानते हैं कि ईस्टर्न पार्ट को तो इन्वेड करना बहुत ही आसान होगा क्योंकि वहां पे प्रो रशियन सपोर्टर्स हैं, बट सेंट्रल और वेस्टर्न रीजन को इन्वेड करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। इसके अलावा हमें यह याद रखना चाहिए, यूक्रेन कोई छोटा मोटा देश नहीं है। वहां की आर्मी बहुत ही स्ट्रांग और इफेक्टिव है, जिसे आर्म्स और एमिनेशन यूएस प्रोवाइड करता है। यूएस और दूसरे देशों के पास ऑप्शन क्या है पुतिन को रोकने के लिए? तो सबसे पहले कि सैंक्शन कोई ऑप्शन नहीं है। हमें यह याद रखना होगा कि रशिया नॉर्थ कोरिया, ईरान नहीं है। रशिया का ट्रेड बहुत सारे देशों के साथ है, यानी अगर हम उस पर सैंक्शन करते हैं तो उसका नुकसान बहुत सारे देशों को झेलना पड़ेगा। जैसे कि रशिया का ऑयल एंड गैस का कंजप्शन सबसे ज्यादा यूरोपियन कंट्रीज ही करते हैं, यानी अगर हम वहां पे सैंक्शन करते हैं तो उसका नुकसान सबसे ज्यादा यूरोपियन कंट्रीज को ही झेलना होगा। तो बेसिकली हम एक ऐसे सिचुएशन में हैं जहां पर हमने पुतिन को करने दिया जो वो करना चाहते हैं, तो बहुत ही एक डेंजरस सिचुएशन क्रिएट होगी पूरे वर्ल्ड में। आइडियल सिचुएशन यही होगी कि दोनों पार्टीज एक डिप्लोमैटिक एग्रीमेंट पर जाएं, जहां पर उन्हें लगेगा कि दोनों ही पार्टी जीत गई। पर क्या यह पॉसिबल है? वी विल फाइंड आउट।